पिंटू गहरी नींद में सो रहा है। अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। इस जंगल में एक बड़ा सा गेंडा पिंटू रहता था। पिंटू वैसे तो दिल से अच्छा था, लेकिन उसको अपने ताकतवर होने के बहुत गर्व था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू दिखने में छोटा था और अपने आप में मस्त रहता था। एक दिन नदी के किनारे रिंकू घास खा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर पिंटू वहाँ आता है। अरे रिंकू, तू तो डूब जाएगा, लेकिन मुझे भी तो तैरना नहीं आता है, इसको कैसे बचाऊं? और पिंटू आसपास देखता है और फिर पास ही एक पेड़ की दंगल तोड़कर उसके पास फेंकता है। रिंकू उस लकड़ी की दंगल का सहारा लेकर उसमें बैठ जाता है और किनारे आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद पिंटू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम मेरे किसी काम आओगे रिंकू? तुम बहुत छोटे हो और मैं इतना ताकतवर। आगे से तुम्हें कोई मदद लगे तो बता देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं भी कभी पिंटू के काम आऊंगा। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी काम तो आ ही सकता हूँ। चलो देखते हैं समय क्या दिखाता है। एक दिन शेरा शिकार करने के लिए जंगल में निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको पिंटू दिखाई देता है। अरे वाह, ये पिंटू गेंडा है, अभी ये सो रहा है। यही सही मौका है इसकी शिकार करने का। इस पर झपट्टा मार दूंगा, फिर तो एक हफ्ते तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर शेर पिंटू के पास जाता है, लेकिन रिंकू ये सब दूर से देख लेता है। ये शेरा तो पिंटू का शिकार कर देगा। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है। अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया तो शेर को भी पता चल जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। रिंकू तुरंत झाड़ियों में भाग जाता है और पिंटू की नींद खुल जाती है। वो शेरा को देख लेता है और हैरान रह जाता है। तू जग गया, अब मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता। शेरा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिंकू बाहर आकर पिंटू से कहता है, पिंटू भैया, मैंने शेर की पूंछ काटा था। रिंकू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। मैं गलत था कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने नेक दिल दिखाई और असल में बड़प्पन दिखाई हो। इस तरह से पिंटू अब रिंकू का अच्छा दोस्त बन गया और वो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी, छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले ले
लेगा तो क्या हो जाएगा। कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। कभी नहीं, इस झूठ के कारण हम दोनों परेशान हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। रामपुर नाम के गांव में दो भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। चिंटू और पिंकी को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बहाने बनाकर स्कूल जाने से बचा करते थे। पिंकी, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है और कल मुझे स्कूल भी नहीं जाना, बताना क्या करें? चिंटू, होमवर्क तो मैंने भी नहीं किया। ऐसा करते हैं, तबीयत खराब होने का बहाना बना लेते हैं। ऐसा करेंगे तो मम्मी हमें स्कूल नहीं भेजेगी। दोनों आज रात ही तय कर लेते हैं कि कल वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाएंगे। अगले दिन उनकी मम्मी के पास आती है। अरे बच्चों, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। तुम चिंटू, तुम तो जाओ। मम्मी, मेरे पेट में भी दर्द है। ऐसा क्या खा लिया तुम लोगों ने जो इतना दर्द हो रहा है? ये तुम बहाना तो नहीं बना रहे? सच सच बताओ। नहीं मम्मी, सच बोल रहे हैं। तभी चिंटू के पापा अंदर आते हैं। सोनो, अरे भाग्यवान, जब उनकी तबीयत सही नहीं है तो रहने दो ना, क्यों जिद कर रही हो? बच्चों, लो तुम ये दवाई खा लो, तुम्हारे पेट दर्द को आराम मिलेगा। बच्चे सोने की दी हुई वो पेट दर्द की दवाई खा लेते हैं, पर कुछ घंटों बाद दोनों को तेज दर्द होने लगता है। चिंटू, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ तो करो ना, सहन नहीं हो रहा है। दर्द तो मुझे भी बहुत है, रुक मैं कुछ करता हूँ। चिंटू अपने पापा के कमरे में जाता है, कुछ दवाई देखने लगता है। तभी उसे एक पीली रंग की दवाई दिखाई देती है। वो उसे छुपाकर अपने साथ ले आता है और पिंकी को देता है और खुद भी एक गोली खा लेता है। पिंकी, मैंने पापा के मुंह से एक बार सुना था कि जब ज्यादा पेट दर्द हो जाए तो ये गोली सब ठीक कर देती है, तो देखना हम कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। हाँ भाई, सच में मेरा बहुत दर्द हो रहा है भाई, सहन नहीं हो रहा है, कुछ करो, पता नहीं क्या खा लिया है। ऐसे ही 5 घंटे और बीत जाते हैं, पर उन दोनों का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ जाता है और दोनों दर्द से रोने लगते हैं। भाई, बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, उस दवाई से कुछ भी नहीं हुआ,
उल्टा दर्द और बढ़ गया है। मुझे भी नहीं पता भाई, आप कुछ करो ना, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमने दवाई खाकर गलती तो नहीं कर दी। तभी उनकी माँ उनके सामने आती है। गलती तो करी है तुमने, चलो अब सच सच बताओ, क्या छिपा रहे हो तुम दोनों? नहीं तो मुझे और तरीके भी आते हैं पता करने के। तुम अपनी माँ को सब सच सच बता दो। दोनों अपनी माँ को सब सच सच बता देते हैं। बच्चों, बिना दर्द के दवाई खाओगे तो यही होगा ना, झूठ बोलने की सजा है तुम्हारी। अब बताओ, आगे से कभी झूठ बोलोगे? नहीं मम्मी, नहीं, कभी नहीं। इस झूठ के कारण हम दोनों परेशान हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पर प्लीज ये दर्द सही करवा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें दवाई देंगे जिसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे। रुको, अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। चुनमुन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उन दोनों को देखकर उन्हें कुछ दवाई देते हैं जिसे खाकर वो दोनों एकदम ठीक हो जाते हैं। पर आज उन्हें ये सीख भी मिल जाती है कि झूठ बोलने से क्या क्या हो सकता है, और वो आगे से कभी ना झूठ बोलने की कसम खाते हैं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू, तू मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है? जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तब
तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। औजार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। हाँ, लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। हाँ, बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या? मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है।
और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। मम्मी पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था। पीहू, हिरन और चुन्नू बालू की स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई थी। वो दोनों दिन भर खेलते ही रहते थे। उनके साथ उनकी सोसाइटी के बच्चे भी खेलते रहते थे। एक दिन जब वो बाहर से खेलकर घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा कपड़ों को बैग में पैक कर रहे हैं। तो इस पर दोनों को उत्सुकता हुई, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गाँव के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे। ये हम नानी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी से अपना अपना बैग पैक किया और ट्रेन को पकड़कर नानी के गांव आ गए। वो जैसे ही नानी के घर पहुंचते हैं वैसे ही नानी बाहर निकल कर आती है और पीहू और चुन्नू को गले से लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अरे कितने बड़े हो गए हो तुम तो। आ जाओ, चलो अंदर चलो, तुम्हारे मौसा मौसी मामा मामी इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही पीहू और चुन्नू के मामा मामी और मौसा मौसी उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? पिछली बार आए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। देख पीहू, तेरी मौसी तेरे लिए क्या लाई है। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। थैंक यू मौसी। पीहू और चुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने सबको नमस्ते की। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुँचते हैं जहाँ गन्ने की फसल लगी हुई थी। मामा जी, मुझे गन्ना खाना है, एक गन्ना दो ना। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो रानी, रुको मैं अभी तोड़ कर देता हूँ। मामा 2 गन्ने तोड़कर पीहू और चुन्नू को देते हैं। दोनों बड़े ही मजे से गन्ने का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद वो सरसों का खेत भी देखते हैं। मौसी जी, ये सरसों के फूल तो बहुत सुंदर है, मैं एक फोटो खिंचा लूं? क्यों नहीं, जरूर आओ, मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। मौसी दोनों की फोटो खींचती है। तभी वो देखते हैं कि पास ही के खेत में कुछ गायें और भैंसे घास चर रही हैं। ये नजारा उन्हें और लुभाता है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारा देते हैं। खेत को घूमने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है, ठंड अब और बढ़ने लगती है। नाना जी, यहाँ पर बहुत ठंड है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ करो ना। क्योंकि बच्चों, वहाँ पर खेत खलियान और पेड़ पौधे इतने नहीं हैं जितने यहाँ हैं, इसलिए यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देता हूँ। नाना जी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें जला देते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। ओह, अब लाइट भी चली गई नानी जी, पूरे घर में तो अंधेरा छा गया है, अब क्या करेंगे? मैं अभी लालटेन जला देती हूँ। नानी लालटेन जलाकर ले आती है। उसके बाद पीहू और चुन्नू का सोने का समय आ जाता है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास ना सोकर नाना नानी के पास सोते हैं। नानी जी, कहानी सुनाओ ना, मुझे ना आपकी कहानी सुननी है। वो जो हम पिछली बार आए थे तब आपने एक कहानी सुनाई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। प्लीज वही वाली कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली बेटी, मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो मैं सुना दूं। वही नानी, वही, वो कौवे वाली, वो प्यासे कौवे वाली जो आपने सुनाई थी। ओहो,
वाली कहानी सुननी है तुम्हें? अजी तुम ही सुना दो ना इन्हें। अरे तुम ही सुना दो भाग्यवान। नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोनों नाना नानी के बीच लेटे हुए थे और कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। कहानी सुनते सुनते दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। चिंकू और रिंकी नाम के दो प्यारे से खरगोश बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। जहाँ चिंकू एक शांत बच्चा था, वहीं रिंकी बहुत ज्यादा बोलती थी। रिंकी की बहुत ज्यादा बोलने की आदत उसे सभी से दूर कर देती थी, मगर फिर भी वह लगातार बोलती ही रहती थी, बिना बात के बोलती रहती थी। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, मगर फिर भी वह नहीं समझती थी। एक दिन, बेटा चिंकू और बेटी रिंकू आओ, चलो खाना खा लो, बहुत मस्ती हो गई। अब चलो, कल सुबह स्कूल भी जाना है ना, जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, वरना सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे। चिंकू और रिंकी खरगोश खाने के लिए आते हैं। वह खाना खाने लगते हैं तो चिंकू अपनी मम्मी से कहता है, अरे वाह मम्मी, क्या बात है, आज तो आपने पापा के मनपसंद का खाना बनाया है। आज तो पापा खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और मम्मी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। क्या चिंकू, क्या कह रहे हो? ऐसा भला क्या अच्छा लगेगा पापा को? पापा से पूछ लेते ना कि उन्हें क्या खाना है। अगर उनका मन कुछ और खाने का हुआ तो फिर तो तुम्हारा सारा खाना बर्बाद चला जाएगा ना मम्मी। इसलिए आपको पहले ही पापा से पूछ लेना चाहिए था कि उनको क्या खाने का मन है। और मम्मी, मुझे तो ये सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं पापा कैसे खा लेंगे। तभी सोनू हाथी भी काम से आ जाता है और हाथ मुंह धुलकर खाना खाने बैठता है। अरे ईशु, आज तो तुमने मेरी पसंद का खाना बनाया है। तुमने तो आज मुझे सच में बहुत ही अच्छा सरप्राइज दे दिया। यह सुनकर ईशु लोमड़ी खुश हो जाती है। सभी खाना खा लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जब चिंकी रिंकी दोनों स्कूल से आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही घर पर दिल्ली वाली बुआ मोनी हिरण आती है और वह बच्चों के लिए तोहफा भी लाती है। चिंकी, रिंकू, कैसे हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। चिंकू तुम्हारे लिए रिमोट वाली गाड़ी और रिंकी तुम्हारे लिए प्यारी सी गुड़िया। देखो। थैंक यू बुआ जी, आप बहुत अच्छी हो। मगर रिंकी को तो बोलने की आदत थी, वो चुप कैसे रह सकती थी। अरे बुआ जी, आप ये कैसा तोहफा ले आई? मेरे पास तो पहले से ही गुड़िया थी। अगर आपको मेरे लिए कोई गिफ्ट लाना था तो मुझसे पूछ लेती ना, या मुझे साथ ले चलती, मैं अपनी पसंद से कोई गिफ्ट ले लेती। अब ये गुड़िया तो बेकार ही जाएगी, मैं इसका क्या करूँगी? मोनी हिरण बुआ थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है। ठीक है रिंकी, अब से मैं जब भी तोहफा लाऊंगी तो तुम्हें अपने साथ ही ले चलूंगी। क्यों, अब ठीक है ना? हाँ बुआ जी। तो चले फिर। कहाँ? मेरा गिफ्ट लेने। और कहाँ? अभी नहीं, अगली बार जब आऊंगी तब तुम्हें लेके चलूंगी। तभी वहाँ पर सोनू खरगोश आ जाता है और कहता है, अरे कहाँ जाने की बात हो रही है बुआ भतीजी की? पापा बुआ हमारे लिए गिफ्ट लाई। देखो ना, बुआ ने मुझे ये गुड़िया दी है। ये मेरे पास पहले से थी। मैंने बुआ से कहा है कि अगली बार मेरे लिए कुछ लाएं तो मुझे अपने साथ लेके चले, मैं अपनी पसंद का गिफ्ट ले लूँगी। यह सुनकर सोनू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी ईशु दोनों बच्चों को अंदर भेज देती है। सोनू अपनी बहन मोनी से बहुत बातें करता है। बहुत देर के बाद मोनी हिरण सोने जाती है तो रिंकी कहती है, अरे बुआ जी, आप अभी से सो रहे हो? मैं तो बहुत देर से सोती हूँ। मोनी हिरण कुछ देर बाद खाना खाने जाती है। बुआ, आप अभी खाना खा रहे हो? मैं तो कब का खा चुकी हूँ। बुआ, आप अब सोकर उठी हो? कब की सोकर उठ चुकी हूँ। रिंकी खरगोशनी की वजह से मोनी हिरण बुआ को बहुत गुस्सा आने लगता है, इसलिए वह वापिस अपने घर जाने लगती है। तो चिंकू और रिंकी बुआ से कहते हैं, बुआ अगली बार आप मेरे लिए समोसे लेकर आओगे ना? बुआ, मेरे लिए एक डॉल हाउस। हाँ चिंकू, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे समोसे लाऊंगी बेटा, तुम टेंशन मत लो। ऐसा कहकर बुआ चली जाती है। रिंकी यह देखकर उदास हो जाती है कि बुआ ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। बेटी रिंकी, तुम्हें ऐसे यूं बेवजह नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी आदत किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। अगर तुम इसे नहीं सुधारोगी, सब लोग तुमसे कट जाएंगे। कोई भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा, जैसे बुआ ने किया। रिंकी अब समझ जाती है और वह बहुत ज़्यादा बोलना अब कम कर देती है। तो इसीलिए तो हम सब आप कहते हैं कि ज़्यादा मत बोला करो बच्चे, माँ बाप जो कहते हैं उनकी सुना करो। पीकू
पीकू नाम का एक बंदर अपने परिवार के साथ एक शहर में रहता था। पीकू बहुत ही अच्छा बंदर था, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां भी थी, पर इन सबके बावजूद उसके अंदर एक कमी थी, वो थी भूलने की बीमारी। पीकू बंदर छोटी छोटी बातें भी भूल जाता था। एक दिन जब उसकी माँ चंपा लोमड़ी ने उसे बाजार से कुछ फल लाने को बोला तो वो उसके बदले झाड़ू और पोछा खरीद लाया। उसकी इसी आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। अरे पीकू की माँ, तू अपने बेटे की बुद्धि तेज करने के लिए उसे बादाम का हलवा खिलाया कर, उससे उसकी याददाश्त तेज होगी। जो ऐसी चीजें भूल जाता है ना, वो ऐसा नहीं करेगा फिर। खिलाया कर उसको। सच में बादाम के हलवे से उसकी याददाश्त तेज होगी? ऐसा है तो मैं अभी कुछ बादाम लेकर आती हूँ और अपने रोज बेटे को खिलाया करूंगी मैं हलवा बनाकर। चंपा अपने बेटे की याददाश्त तेज करने के लिए उसे हर रोज बादाम का हलवा बनाकर देती है, लेकिन इसके बावजूद पीकू के भूलने की बीमारी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, चीजें रखकर भूल जाता है, किसने क्या बोला है वो भी भूल जाता है। पीकू के स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी इसका मजाक बनाया करते थे। ओ देखो बुलक्कड़ नंबर 1 जा रहा है। वैसे पीकू अपने रास्ता तो घर का याद है ना तुझे? कहीं वो तो नहीं भूल गया? अगर भूल गया तो बता देना, मैं ले चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा मुझे लेने आ जाएंगे। सब समझता हूँ मैं, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। पीकू को अक्सर ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाया करता था, पर वो ये भी जानता था कि वो जो कह रहे हैं वो सच ही तो है। एक दिन पीकू क्लासरूम में अकेला बैठा अपना कोई लेसन याद कर रहा था कि तभी चीकू लोमड़ी, कालू भालू और पिंकू सियार क्लासरूम में आते हैं और पीकू को देख एक दूसरे से कहते हैं, वो देखो वो पीकू अकेले बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है, चलो उसको परेशान करते हैं। हाँ बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज इसका मजा लिया जाए, ऐसे भी बहुत बोर हो गया हूँ मैं। तीनों पीकू के पास जाते हैं और कालू जब पीकू को अपनी बातों में लगा लेता है तो चीकू उसका बैग उठाकर कहीं छुपा देता है और जब अगला पीरियड लगता है तो कॉपी और बुक ना होने पर पीकू को बहुत डांट पड़ती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो पीकू को उसका बैग लौटाते हैं। पीकू बहुत गुस्सा हो जाता है और बदला लेने के लिए ठानता है। अगले दिन वो भी चीकू का बैग उठाकर उसे कहीं छुपा आता है और चीकू को भी डांट पड़ती है। ये देख पीकू को बहुत अच्छा लगता है, उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है। चीकू कैसा लगा आज टीचर की डांट खाकर? कल तूने मुझे डांट खिलाई थी ना, आज देख हिसाब बराबर। तो तूने मेरा बैग चुराया था और क्या? कल तुमने मेरे साथ जो किया वो आज मैंने तुम्हारे साथ किया। ठीक है पीकू सॉरी यार, पर अब मेरा बैग मुझे वापस कर देना, मम्मी पापा को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी, मार भी पड़ेगी मुझे, दे देना। ठीक है अभी लाता हूँ। पीकू बैग ढूंढने जाता है पर उसे अब याद ही नहीं आ रहा था कि उसने बैग कहाँ रखा, इसलिए वो उदास होकर चीकू के पास आता है। चीकू भाई मुझे माफ कर दे, मुझे याद नहीं है मैंने तेरा बैग कहाँ रखा था। चीकू को बहुत गुस्सा आता है और वो पीकू को प्रिंसिपल के पास लेकर जाता है, जहाँ प्रिंसिपल दोनों को डांट लगाते हैं। गलती तुम दोनों ने की है तो सजा भी भुगतोगे। अब दोनों ही मिलकर एक नया बैग खरीदोगे और सारी बुक्स एंड नोटबुक्स काम भी दोनों मिलकर जल्दी से जल्दी पूरा करोगे। समझ में आई बात? इस तरह चीकू की शैतानी और पीकू के गुस्से और भूलने की बीमारी के कारण दोनों को अब दोबारा से सारा काम करना पड़ता है। किताबों का काम तो पड़ता ही है, साथ में नोटबुक्स में आज तक जितना भी होमवर्क या क्लास बुक हुआ था वो सब उनको दोबारा से करना पड़ता है। दोनों बस अब अपने किए पर पछता रहे थे।